इमेजिन करें कि आप एक बोट पर अपनी फैमिली के साथ नीले समुद्र में छुट्टियां गुजारने गए हैं। चारों तरफ दूर दूर तक पानी फैला हुआ है और सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता हो, लेकिन तभी एक लम्हे में सब कुछ बदल जाए। अचानक समुद्र का पानी कहीं गायब हो जाए और आप समुद्र के नीचे की वीरान जमीन पर फंस जाएं। ऐसे में आपके दिमाग में कई सवाल आएंगे। आखिर समुद्र का सारा पानी कहाँ गया? क्या यह पानी दोबारा वापस आएगा? तो चलिए, यह सभी सवालों के जवाब जानते हैं इस फिल्म से, जो आपको सांस रोकने पर मजबूर कर देगी। कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो एक बोट पर कैरेबियन ओशन के बीच में मौजूद होते हैं। यह फैमिली बन नाम के इस लड़के का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए समुद्र के बीच में आए होते हैं। एक यादगार पल बनाने के लिए वह सभी बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह खुशी कुछ ही देर की मेहमान है। कुछ पल के लिए सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। जब वह सभी समुद्र का व्यू एंजॉय कर रहे थे, तो बन की मॉम समुद्र में स्विमिंग करने के लिए जंप कर देती है, जबकि बन और उसके फादर फिशिंग करने में बिजी थे। लेकिन तभी अचानक से बन की मॉम जूलिया को समुद्र में ऐसा फील हुआ जैसे कोई बड़ी सी चीज उसके आसपास चक्कर लगा रही हो। जब वह यहां वहां देखती है तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन तभी अचानक से कोई उसे समुद्र के नीचे खींच लेता है और साथ ही उनके बोट पर जो इक्विपमेंट्स हैं वह तेजी से यहां वहां डायरेक्शन चेंज करने लग जाते हैं, जैसे कुछ बड़ा हो रहा हो। बन और टॉम इस बदलते हालात को अच्छी तरह समझ नहीं पाते, क्योंकि वह फिशिंग करने में बिजी होते हैं। वहीं जूलिया देखती है कि वह अपने बोट से कुछ ही सेकंड्स में काफी दूर आ गई है और वह डूब रही है। वह खुद को बचाते हुए टॉम को जोर जोर से आवाजें देने लगती है, लेकिन जूलिया बोट से काफी दूर होने की वजह से उस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। और यहां पर जूलिया को फील होता है कि समुद्र का पानी तेजी से पीछे की तरफ जा रहा है। जूलिया अपनी बेटी कैसी को आवाज देने लगती है, लेकिन कैसी हेडफोन लगाकर सनलाइट एंजॉय कर रही होती है। बन कैसी और टॉम को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि जूलिया स्विमिंग करने समुद्र में उतरी है। जूलिया धीरे धीरे उनसे और दूर होती जा रही थी, लेकिन तभी खुशकिस्मती से टॉम को हल्की सी जूलिया की आवाज सुनाई देती है। वह जूलिया को देख लेता है और टॉम उसे बचाने के लिए फौरन पानी में जंप कर देता है। दूसरी तरफ बेन बोट का इंजन स्टार्ट करके उनके पास ले जाता है। लकीली टॉम जूलिया को डूबने से बचा लेता है। जब वह बोट के करीब पहुंचते हैं तो उसके बाद बेन और कैसी उन दोनों को बोट के ऊपर खींच लेते हैं और इस तरह से जूलिया की जान बच पाती है। अब बोट पर टॉम अपनी बेटी कैसी पर गुस्सा करता है। वह कहता है कि तुम्हारा ध्यान कहां था? मैंने तुमसे कहा भी था कि जब तुम्हारी मॉम स्विमिंग करने समुद्र में उतरेगी तो तुम्हें उस पर नजर रखनी है। कैसी सॉरी करती है और कहती है कि मैंने हेडफोन पहन रखे थे। खैर, अब जूलिया सेफ थी। टॉम कहता है कि अब कोई भी बिना बताए स्विमिंग करने नहीं जाएगा, और अगर कोई जाएगा भी तो पहले किसी ना किसी को इन्फॉर्म करेगा। वह सभी टॉम की बात पर अग्री हो जाते हैं और अब रात होने वाली होती है, इसीलिए वह सब बन की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए तैयारी करने लगते हैं। रात को बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद कैसी के बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आ जाता है। कैसी उसे बताती है कि वह सभी बोट में काफी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कैसी से कहता है कि तुम सभी को जल्दी से सरफेस पर आना चाहिए। यहां टीवी में बता रहे हैं कि कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है, जो पूरी दुनिया के लिए बहुत ही अनयूजुअल होगा। ये सुनते ही कैसी नोटिस करती है कि उसके बॉयफ्रेंड के पीछे शहर में बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। वह यह देखकर थोड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि उस समय यह लोग सेफ जगह पर तो बिल्कुल भी नहीं थे। वह उससे और भी बातें करने लगती है कि तभी अचानक इन दोनों का कनेक्शन कट जाता है। यह बात वह जाकर अपनी मॉम डैड को बताती है, जिसके बाद यह लोग अपनी बोट की सेफ्टी चेक करने लगते हैं। जो चेक करते हुए यह लोग नोटिस करते हैं कि उनके बोट के आसपास बहुत सारी व्हेल और शार्क फिश मंडरा रही हैं, जबकि इस एरिया में व्हेल्स या फिर शार्क मछली बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। एटॉमिक ओशन एक्सप्लोरर था, इसीलिए वह जानता था कि व्हेल या शार्क ऐसा किसी बड़े भयानक तूफान के आने से पहले ही करती हैं। आने वाले भयानक तूफान का अंदाजा तो हो ही चुका था, लेकिन उससे पहले उन्हें शार्क से निपटना था।
उसे पहले कि वह कुछ कर पाते, तभी इस दौरान उनकी बोट को एक जोरदार झटका लगता है। वह सभी बहुत घबरा जाते हैं। टॉम समझ जाता है कि बोट के निचले हिस्से के साथ कोई बड़ा क्रिएचर टकरा गया है, जिसे चेक करने के लिए टॉम नीचे पानी में जाता है। वह देखता है कि बोट के नीचे बहुत बड़ा डेंट आ चुका है, जो कि जरूर किसी बड़ी शार्क ने दिया था। यह चेक करने के बाद जब टॉम वापस ऊपर आता है तो उसके कंधे पर बहुत ही गहरा चोट आया होता है। यह देखकर जूली उसके जख्मों पर स्टिचेस लगाती है। यहां पर टॉम अपनी फैमिली को बताता है कि शार्क के दिए इस डेंट की वजह से इंजन खराब हो गया है। अब हम बोट को आगे नहीं ले जा पाएंगे। वह सभी समुद्र के बीचों बीच फंस चुके हैं और अब उनके पास सिर्फ यही ऑप्शन रह गया था कि यह किसी को मदद के लिए बुलाए। लेकिन केसी जब बाहर मदद के लिए कॉल करने के लिए आई तो सिग्नल भी नहीं थे। उनकी बोट का कम्युनिकेशन कोई भी सिग्नल पकड़ नहीं रहा था। वह सभी बहुत परेशान थे कि अचानक से यह सब कुछ बंद क्यों पड़ गया। अब इस मुश्किल वक्त में टॉम अपने खाने पीने का सामान चेक करता है। उनके पास सिर्फ 4 दिन तक का खाना था और कुछ भी नहीं। लेकिन जिंदा रहने की एक छोटी सी उम्मीद उन्हें इस बात की थी कि यह लोग एक शिपिंग रूट पर थे और यहां से कोई ना कोई जहाज इन्हें गुजरते हुए देख लेगा, जिसके बाद वह इन्हें बचा लेंगे। अब उनकी इन्हीं बातों के दौरान उन्हें बाहर से एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। जब उन्होंने बाहर जाकर देखा तो एक बड़ा सा उल्कापिंड इन्हीं की तरफ आ रहा था। वह उनकी नाव से टकरा सकता था और उससे बचने के लिए टॉम जल्दी से अपनी नाव का इंजन स्टार्ट करता है। लेकिन वह जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी नाव बर्बाद हो जाएगी, और ऐसा ही होता है। उनकी नाव का इंजन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं। अगर वह इंजन स्टार्ट करके नाव को आगे नहीं ले जाता तो वह उल्कापिंड सीधा इनसे टकरा जाता। टॉम देखता है कि आसमान में से गिरने वाली ये चीजें असल में सैटेलाइट थीं। इसीलिए अचानक रेडियो और टेलीफोन के नेटवर्क ने काम करना छोड़ दिया है। वह सभी इस हादसे से पूरी तरह संभल नहीं पाए थे कि तभी एक दूसरा उल्कापिंड भी उनकी तरफ बढ़ने लगा। अब अपने आप को बचाने के लिए ये लोग कुछ और कर नहीं सकते थे। इसीलिए ये नाव के निचले हिस्से में जाकर जीवन रक्षक जैकेट पहन लेते हैं, ताकि अगर नाव पलट भी जाए तो वो सभी पानी में डूबे नहीं। जब वो नाव के अंदर होते हैं तो नाव बहुत ही तेजी से झटके खाने लगती है। वह सभी समझ जाते हैं कि अब ये लोग बच नहीं पाएंगे। तभी अचानक इन लोगों को एक जोरदार आवाज सुनाई दी और ये सभी बेहोश हो जाते हैं। जब इन्हें होश आया तो ये लोग पाते हैं कि ये लोग जिंदा थे। हालांकि इन्हें चोटें जरूर आई थीं, मगर हैरानी की बात यह थी कि अब उनकी नाव के अंदर कहीं छोटी बड़ी दरारें हो चुकी थीं, लेकिन उनसे पानी अंदर नहीं आ रहा था। अब जब यह पूरा परिवार अपनी नाव से बाहर आकर देखता है तो यह नजारा देखकर वो सभी हैरान रह जाते हैं। वो देखते हैं कि उनकी नाव के नीचे पानी ही नहीं, उनकी नाव के आसपास जमीन पर मछलियां पड़ी थीं और उनकी नाव एक वीरान पहाड़ी इलाके में थी, जैसे ये लोग किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। यह जगह पूरी तरह से बदल चुकी थी। जहां कल रात तक पानी था, वह जगह अब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और गड्ढों की तरह दिख रही थी। वो सभी जल्दी यह बात महसूस कर लेते हैं कि वो किसी रेगिस्तान में नहीं, बल्कि वो अभी भी समुद्र के बीचों बीच हैं। बस समुद्र का सारा पानी यहां से किसी दूसरी जगह चला गया है। अब टॉम जल्दी से अपना दिशा सूचक यंत्र निकालता है और दिशा देखने लगता है, और वह समझ जाता है कि यह जरूर धरती के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। धरती के ध्रुव बदल गए हैं। उत्तर ध्रुव की जगह दक्षिण ध्रुव आ गया था, जो कि दक्षिण ध्रुव की जगह उत्तर चला गया था, और इसीलिए जहां पर पहले जमीन पर लोग बसते थे, समुद्र का सारा पानी वहां पर चला गया है और अब समुद्र की जगह जमीन बन चुकी थी। इस चीज का पता लगने के बाद ये सब लोग हैरान रह गए। एक और भयानक बात टॉम ने उन्हें यह बताई कि इस सब के बीच जो इंसान जमीन पर थे वो सभी मारे गए होंगे। कैसी को यह बात बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। वह अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसका प्रेमी अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन अब एक और बात थी जो कुछ ही देर बाद उन्हें पता चलने वाली थी, और वह बात सुनकर उनके होश उड़ने वाले थे।
खैर, अब जूलिया यहां पर बचे हुए खाने को इकट्ठा करने लगती है और बेन अपने जन्मदिन के सारे गुब्बारे हवा में उड़ाता है ताकि अगर कोई जिंदा हो तो वो उनके पास आ जाए और वो सब मिलकर इस स्थिति का सामना करें। उसके बाद टॉम रेडियो के जरिए किसी से संपर्क करने की कोशिश करता है। उम्मीद तो उसे यह थी कि सामने से कोई जवाब नहीं आएगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसे जवाब मिलता है। यह जवाब उसे एक कप्तान ने दिया था जिसका नाम नॉटो है और वह भी समुद्र के हटने की कहानी जानता था क्योंकि वह भी टॉम के परिवार की तरह अपनी पनडुब्बी में था। टॉम कप्तान से पूछता है कि अब इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। यहां कप्तान इन सभी को वह बात बताता है जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कप्तान टॉम को बताते हैं कि पृथ्वी के जो ध्रुव बदल गए हैं वे लगभग 1 हफ्ते में फिर से अपनी जगह वापस आ जाएंगे, यानी 1 हफ्ते बाद समुद्र वापस अपनी जगह पर आएगा और उस समय उसकी लहरें बहुत खतरनाक होंगी। इसलिए कप्तान टॉम से कहता है, मैं तो पनडुब्बी के जरिए बच जाऊंगा, मगर तुम जल्दी से जल्दी अपने लिए कोई ऊंची सी जगह देखो और वहां चले जाओ, क्योंकि वहां पर तुम्हारे बचने की संभावना ज्यादा होगी। यह बात सुनते ही जूलिया फौरन अपने बच्चों से सामान बांधने के लिए कहती है। टॉम कप्तान से कहता है कि आपकी पनडुब्बी के अंदर भी बचने की संभावना ज्यादा है, तो क्या आप मेरे परिवार को रख लेंगे? कप्तान कहता है कि जरूर भाई, मैं ऐसा करना तो चाहता हूं लेकिन मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरी पनडुब्बी के अंदर मेरा एक साथी मारा गया है और यहां पर सिर्फ 2 लोगों की ही जगह है। मैं एक आदमी को तो रख सकता हूं, लेकिन फिर भी एक बाहर ही रहेगा। और यहां पर टॉम कप्तान से विनती करता है कि कृपया आप मेरे दोनों बच्चों को किसी तरह से रख लें। इसके बदले में आपको हमारे पास बचा सारा खाना दे दूंगा। जिसके बाद कप्तान उसकी बात मान लेता है और कप्तान टॉम को नक्शे पर अपनी स्थिति समझा देता है। उसके बाद टॉम उस पनडुब्बी की स्थिति का अंदाजा लगाता है और वह अपनी पत्नी को बताता है कि हम सिर्फ 2 दिन में वहां तक पहुंच जाएंगे, यानी यह समुद्र का पानी वापस आने से पहले हम अपने बच्चों को सही सलामत वहां तक पहुंचा सकते हैं और इस तरह से हमारे दोनों बच्चों की जान बच सकती है। अगली सुबह यह पूरा परिवार अपने सफर के लिए तैयार था तो टॉम देखता है कि दूर से एक अजीब सा आदमी अपने कुत्ते के साथ उनकी तरफ चला आ रहा है। टॉम देखता है कि वह आदमी घायल है, इसलिए टॉम ने उसकी मदद करनी चाहिए। वह पानी की बोतल लेकर उसके पास जाता है। इस आदमी ने टॉम का पानी पीने के बाद उसका धन्यवाद करने के बजाय उल्टा उस पर हमला कर दिया और यह चीज दूर खड़ी जूलिया भी देख लेती है। तो आदमी अपने पास पड़े हुए चाकू से टॉम पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। उसके बाद वह आदमी जूलिया की तरफ बढ़ता है। अब अपने पति को तो वह नहीं बचा पाई, लेकिन जल्दी से वह नाव के अंदर जाती है और कमरे में अपने दोनों बच्चों को बंद कर देती है। उसके बाद वह कैसी को एक सिग्नल गन देती है और कहती है कि इसका उपयोग तब करना जब हम बहुत ही मुश्किल हालत में हों। अब यह बात कर ही रहे थे कि वह आदमी उनकी नाव तक भी पहुंच जाता है और उससे बचने के लिए जूलिया बाथरूम के अंदर चली जाती है। अब यहां पर वह हत्यारा उनकी नाव पर तलाश करना शुरू कर देता है और जैसे ही उसे यहां खाना मिलता है वह खाना शुरू कर देता है। वह खाने पर ऐसा टूट पड़ता है जैसे वह पिछले कई दिन से भूखा हो। खाना खाने के बाद जब वह जूलिया को ढूंढने लगता है उसके बाद वह सीधा कमरे की तरफ जाता है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि जहां से आवाज आ रही थी वहां कोई भी नहीं है। असल में जूलिया नाव में हुए छेद से निकलकर यहां से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन उस आदमी का जो कुत्ता होता है वह जूलिया को देख लेता है और जूलिया पर भौंकने लग जाता है। अब मजबूरी में जूलिया को उस कुत्ते को चुप कराने के लिए उसे मारना पड़ता है और वह खुद नाव के नीचे छुप जाती है। हालांकि वैसे तो वह उस हत्यारे को नहीं मिल पाती, लेकिन जब वह बाहर झांक कर अपने कुत्ते को मरा देखता है तो वह समझ जाता है कि जूलिया नाव से बाहर है। अब जैसे ही वह उसे पकड़ने के लिए नाव से नीचे उतरा तो जूलिया वापस नाव के ऊपर जाकर एक टूटे हुए शीशे को अपना रास्ता बनाते हुए फिर से नाव के अंदर आ जाती है। लेकिन थोड़ी देर में यहां पर जूलिया उस आदमी के हाथों पकड़ी जाती है। वह उसे उसके बालों से पकड़ के
उसे मारने लग जाता है। वह जूलिया का गला दबाने लगता है। अब वह किसी तरह से खुद को बचाने के लिए उस हत्यारे से लड़ने लगती है। कैसी, जो यह सब कमरे से देख रही थी, उसे याद आता है कि यह सिग्नल गन इस्तेमाल करने का अच्छा मौका है। वो सिग्नल गन चला देती है, जिससे आदमी दूर जा गिरता है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ नहीं होता। बस उन्हें भागने का मौका मिल जाता है और नाव में आग भी लग जाती है। अब जूलिया जल्दी से अपने दोनों बच्चों को बचाने के लिए उस नाव से बाहर निकल जाती है। नाव से निकलते वक्त वो हत्यारा एक बार फिर से जूलिया पर हमला करता है, लेकिन इस बार जूलिया उसे लात मारते हुए पीछे गिरा देती है। बाहर जाने के बाद कैसी और बेन अपने पिता के शव को देखकर रोने लगते हैं। उन्होंने इस सब की बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। बेन अपने पिता की मौत का खुद को जिम्मेदार ठहराता है। वह कहता है कि न मैं वह गुब्बारे ऊपर छोड़ता और न ही आदमी उन्हें देखकर यहां आता। अब यहां पर जूलिया भी अपने पति से लिपटकर रो रही थी कि तभी वह देखती है कि वह हत्यारा उनकी जलती हुई नाव से बाहर निकल आता है और अब उनके लिए यहां पर रुकना सुरक्षित नहीं था। इसीलिए वह अपने दोनों बच्चों को लेकर यहां से भागती है। कुछ ही देर बाद उनकी जलती हुई नाव फट जाती है। भागते भागते ये लोग काफी थक चुके थे, इसलिए ये एक पहाड़ी के पीछे आराम करने के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद इस हत्यारे ने यहां उनका पीछा छोड़ दिया है। बेन यहां पर भी रो रहा था। कैसी उसे हौसला देते हुए पीने के लिए साफ पानी देती है, लेकिन बेन पानी पीने से भी इनकार कर देता है। जूलिया अपने बेटे को समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, वो तो तुमने मदद के लिए गुब्बारे हवा में उछाले थे। तभी जूलिया ने देखा कि वह हत्यारा अभी भी उनके पीछे आ रहा है। अब तीनों जल्दी से हत्यारे से बचने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते ये लोग बहुत थक चुके थे, लेकिन जब भी ये पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो हत्यारा उनके पीछे ही आ रहा होता था। अब ये लोग रुकते नहीं, लगातार भागते रहते हैं और एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर जहरीला पानी मौजूद था। यहां से जाते वक्त उन्हें कुछ भी हो सकता था, लेकिन जूलिया अपने बच्चों को यहीं से गुजरने का आदेश देती है। जहरीले पदार्थ से गुजरने के बाद उनकी हालत काफी खराब हो गई थी और जूलिया को एहसास हुआ कि बेन में पानी की कमी हो चुकी है। उनके पास पानी की कुछ आखिरी बूंदें थीं जो उन्होंने बेन को दी, लेकिन इतने थोड़े पानी से उसकी प्यास नहीं बुझी। अब यहां पर कैसी हिम्मत हार चुकी थी। वो कहती है, हम सब जिस तरफ बढ़ रहे हैं शायद वहां पर पनडुब्बी होगी भी या नहीं। लेकिन जूलिया उसे डांटती है कि चुप करो और जो मैं कह रही हूं वैसा ही करो। हम लोग आगे बढ़ेंगे और मुझे पता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगी। जूलिया के कहने पर वो लोग फिर से चलना शुरू करते हैं और आगे बढ़ने पर उन्हें एक हवाई जहाज दिखाई देता है जो सालों पहले तबाह होकर समुद्र में गिर गया होगा। ये लोग हवाई जहाज के अंदर छिप जाते हैं और जूलिया एक आखिरी बार अपनी फैमिली फोटो देखती है जो उन्होंने कल रात ली थी। तो उस फोटो को देखकर सभी लोग टॉम को याद करते हैं। इन तीनों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक ही दिन में उनके साथ क्या से क्या नहीं हुआ। अब रात काफी हो चुकी थी और ये लोग थक भी चुके थे। कैसी और बेन सो चुके थे। तभी किसी की आवाज से कैसी की आंख खुल जाती है। वो बाहर देखने आती है तो देखती है कि वही हत्यारा उनके पीछे आ रहा है। अब इन तीनों को इस हत्यारे से हर हाल में जान छुड़ानी थी, इसीलिए कैसी उसी जगह पर बैठकर सोने का नाटक करती है। हत्यारा समझता है कि वो सो रही है और जैसे ही वह हमला करने आता है, जूलिया मौका पाकर पीछे से वार करती है। इस बार जूलिया बहुत गुस्से में थी। वो उस पर इतने हमले करती है कि उसकी जान ले लेती है। आखिरकार उनका यह खतरा टल जाता है और जूलिया सुकून की नींद सो जाती है। सुबह जब वह उठते हैं तो देखते हैं कि हत्यारे का शव बहुत बुरी हालत में है। किसी जीव ने उसे काट काट कर अंदर से खोखला कर दिया था, जिससे उन्हें अंदाजा हो गया कि यहां आसपास खतरनाक जीव हैं। अब उन्हें जल्दी से वहां पहुंचना था जहां कप्तान की पनडुब्बी थी। जूलिया अपना नक्शा देख रही थी। दूसरी तरफ बेन पानी की तलाश में भटक रहा था। आगे जाकर वह पानी देखता है और बिना सोचे समझे पीने लगता है। जूलिया ने मना किया था क्योंकि वह तालाब जहरीला था, लेकिन बेन इतना प्यासा था कि उसने जूलिया की बात न मानी। जूलिया उसे देखती है
और दौड़कर पानी पीने से रोक लेती है, लेकिन तब तक वह काफी पानी पी चुका था। थोड़ी देर बाद बेन बीमार हो गया और चलने की हालत में नहीं था। इसीलिए जूलिया और कैसी वहां पर एक आश्रय बनाते हैं और कुछ देर आराम करते हैं। तभी जूलिया को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब वह बाहर जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि ढेर सारे केकड़े उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, जिनसे बचने के लिए उन्होंने भागना शुरू किया। थोड़ा आगे चलने के बाद कुछ दूरी पर उन्हें एक बहुत बड़ी शिप नजर आई। यह एक मालवाहक जहाज था, जिसके अंदर बहुत सारे कंटेनर भी थे। इन कंटेनर में ही बहुत सारे लोगों ने पनाह ली हुई थी। इन तीनों को देखते ही वो सभी कंटेनर में जाकर छुप गए। असल में वो इन तीनों से नहीं भागे, बल्कि उनके पीछे केकड़े आ रहे थे। ये तीनों कंटेनर के पास जाकर गिड़गिड़ाने लगते हैं और दरवाजा खोलने की विनती करते हैं, लेकिन वो उनके लिए दरवाजा नहीं खोलते। दूसरी तरफ केकड़ों की एक बहुत ही बड़ी सेना उनके पीछे थी। इसीलिए अब उनको खुद कुछ करना होगा। उनके पास कोई और रास्ता तो था नहीं। इसलिए जूलिया और उसके दोनों बच्चे कंटेनर के ऊपर चढ़ने का फैसला कर लेते हैं। जूलिया पहले अपने दोनों बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ाती है। अब जूलिया जैसे ऊपर चढ़ती है तो एक केकड़ा आकर उसे पैर पर काट लेता है, लेकिन वह जैसे तैसे करके उसे अपना पांव छुड़वाकर ऊपर चढ़ जाती है। अब जूलिया अपने घाव को अपने स्कार्फ से बांध लेती है, जिसके बाद वह बेहोश हो जाती है। कैसी और बेन देखते हैं कि वो केकड़े उस कंटेनर को काटते हुए उसके अंदर चले गए और उसके अंदर मौजूद लोगों पर इन केकड़ों ने हमला कर दिया। अब वो लोग अपने पास मौजूद हथियारों से उन केकड़ों को मारने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन केकड़ों की संख्या बहुत ज्यादा थी। ये लोग उनके सामने नहीं टिक पाते और केकड़े कंटेनर के अंदर मौजूद सभी लोगों को मार देते हैं। अगली सुबह जूलिया को होश आया। उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे यहां नहीं हैं। वह बुरी तरह से डर गई कि कहीं मेरे बच्चों को कुछ हो न गया हो, लेकिन तभी दूर से उसे कैसी और बेन आते हुए दिखाई दिए, जो असल में खाने पीने और हथियार की तलाश में गए हुए थे। खैर, अब यहां पर वो केकड़े भी नहीं थे। अब जूलिया अपने केकड़े के घाव को ठीक करती है, जबकि बेन कंटेनर के अंदर मरे हुए लोगों के हथियार इकट्ठा कर लेता है, ताकि उसे खुद की सुरक्षा के लिए उपयोग कर सके, और वहां उन्हें थोड़ा बहुत खाना भी मिल जाता है। खैर, इसके बाद जूलिया कप्तान से संपर्क करती है, जिस पर वह बताता है कि मेरे ऊपर भी इसी जीव ने हमला कर दिया और अब मैं बहुत ज्यादा जख्मी हूं। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और साथ ही वह जूलिया को यह भी बताता है कि अब समुद्र का पानी बहुत जल्द वापस फिर से अपनी जगह पर आने वाला है, इसीलिए तो ये समुद्री जीव फिर से यहां वापस आ गए हैं। जूलिया रोने लग जाती है, क्योंकि इन लोगों को यह भी नहीं पता था कि पनडुब्बी तक जाने के लिए उन्हें कौन सी दिशा में जाना है, क्योंकि सारी रात भाग दौड़ में उनका नक्शा भी कहीं गिर गया था। इसलिए कप्तान उनकी आसानी के लिए अपनी सिग्नल गन से हवा में फायर करता है और बेन उसे देख लेता है, मगर वह जगह उनसे बहुत दूर थी। ये लोग तेजी से पनडुब्बी की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन अभी तक वहां तक पहुंचना असंभव लगने लगा, क्योंकि वहां पहुंचने तक उन्हें एक चट्टानी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जहां से गुजरते हुए उन्हें शायद फिर से उन केकड़ों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनकी जान जा सकती थी। अब कैसी को भी अपनी मां पर तरस आने लगता है कि उनकी मां का क्या होगा। कप्तान तो हम तीनों में से मुझे और मेरे भाई को पनडुब्बी में रख लेगा, लेकिन जूलिया का क्या होगा, क्योंकि अब कुछ ही देर में पानी आने वाला है। जूलिया कैसी से कहती है कि तुम्हें यह सब सोचने की जरूरत नहीं। जब हम पनडुब्बी तक पहुंच जाएंगे तो वहां तय करेंगे कि हमें क्या करना है, और कहती है कि चलो आगे बढ़ो। वहां से आगे बढ़ते हुए उनकी किस्मत उन्हें एक बार फिर से धोखा देती है। वहां पर चट्टान गिरने लगती है। जहां जूलिया जो सबसे पीछे थी, उसके आगे आकर एक बड़ा सा पत्थर गिर गया और वह वहीं पर फंस जाती है। अब कैसी अपनी मां के बिना आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, लेकिन वो उसे कसम देती है कि तुम हर हाल में खुद को और अपने भाई को बचाओगी। अब इसीलिए कैसी अपने भाई को लेकर आगे बढ़ने लगती है। जब वो लोग पनडुब्बी तक पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिलता।
ये दोनों जोर जोर से पनडुब्बी का दरवाजा खटखटाने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से कप्तान आता है, जो बुरी तरह से जख्मी था। कप्तान ने बताया कि देखो, पनडुब्बी में 3 लोग बैठ सकते हैं और मेरे बचने की संभावना बहुत कम है। इसीलिए अगर मैं पनडुब्बी में बैठकर पानी से बचते हुए ऊपर किनारे तक पहुंच भी जाता हूं, तब भी मैं नहीं बच पाऊंगा। यह बात सुनकर कैसी जल्दी से वापस पीछे मुड़ गई और तेजी से जूलिया की तरफ आने लगी। वहां फिर से उन केकड़ों का सैलाब आने लगता है, जहां पर जूलिया अपनी बंदूक से उन सबको मारने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब इससे पहले कोई जीव आकर उस पर हमला करता, कैसी ऊपर से उसे हाथ देती है और आखिर उसकी मदद से जूलिया यहां से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और ये लोग जल्दी से भागते हुए पनडुब्बी तक आ जाते हैं। अब ये लोग बिना ज्यादा वक्त गंवाए पनडुब्बी के अंदर बैठ जाते हैं और वो भयानक केकड़े भी उनके पीछे आ जाते हैं। लेकिन तभी एक बहुत ही बड़ी भयानक समुद्री लहर उन्हें अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है, जो कई 100 मीटर ऊंची थी। दिखने में बहुत ही खतरनाक लग रही थी। वह तेजी से जोरदार तरीके से उनकी पनडुब्बी से आकर टकराती है, जिससे ये लोग बेहोश हो जाते हैं। जूलिया को जब होश आया तो हैरानी की बात थी कि उनकी पनडुब्बी पानी में नहीं थी, बल्कि समुद्र की वह बड़ी लहर उनकी पनडुब्बी को बहाकर एक शहर में ले आई थी, जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुका था, जिसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि जमीन से अब इंसानों का सफाया हो चुका है और बस यही दृश्य दिखाते हुए यह फिल्म खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।